दोस्तों, एक समय था जब मुंबई के लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराते थे। कभी न सोने वाली मुंबई शहर में एक समय चुप्पी छा गई थी, वो भी बस एक आदमी की वजह से। वो व्यक्ति काली अंधेरी रातों में आया करता था, हाथ में एक हथियार लिए घूमते हुए। उसकी आंखें ढूंढती थीं तो बस उस रात के अपने शिकार को। दोस्तों, ये कहानी है उस शख्स की जो आया था एक तूफान बन के लोगों को मौत की नींद सुलाने। उसका नाम था रमन राघव। दोस्तों, रमन राघव कितना खतरनाक और खूंखार था, इसे मुंबई के पुलिस कमिश्नर के स्टेटमेंट से ही समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राघव जैसी दहशत इससे पहले दुनिया में सिर्फ दो ही लोगों की रही है। पहला जैक द रिपर के और दूसरा बॉस्टन स्ट्रैंगलर के। जहां जैक ने लंदन में अगस्त 1888 में उस साल 7 महिलाओं को ढेर कर दिया था, लेकिन वो न तो कभी पकड़ा गया और न ही पुलिस को उसकी कोई फोटो मिले। वहीं बॉस्टन स्ट्रैंगलर ने 1962 से 1964 तक 13 महिलाओं का कत्ल किया था, लेकिन वो भी कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन राघव गिरफ्तार हुआ। दोस्तों, राघव की गिरफ्तारी कैसे हुई, उस कहानी से पहले उसकी जिंदगी की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। राघव का जन्म सन 1929 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में हुआ था, लेकिन क्या ये उसका असली नाम था? इस बात पर जांच एजेंसियों को आखिर तक उस पर शक रहा। उसने ज्यादातर लोगों को अपना नाम रमन राघव नहीं, सिंधी दलवाई बताकर रखा था। उसने 5 साल की उम्र तक स्कूली पढ़ाई की और 13 साल की उम्र में वो मवाली बन गया। उसने 18 साल की उम्र में अपना गाँव छोड़ दिया और 20 साल की उम्र में मुंबई चला आया। बीच बीच में वो अपने गांव भी आता जाता रहा। मुंबई में उसने अलग अलग मिलों में काम किया। इस दौरान राघव ने सबसे पहली और लंबी नौकरी नवभारत मिल में की। यहाँ वो 1.5 साल तक रहा। बाद में उसे जब दूसरी मिल से अच्छा ऑफर मिला तो वो 125 रुपए महीने की तनख्वाह पे दूसरी मिल में चला गया। पर 3 महीने बाद ही उसे किसी जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और बायकुला जेल भेज दिया गया। तब बायकुला जेल में पुरुष आरोपी भी रखे जाते थे, पर इन दिनों इस जेल में सिर्फ महिला आरोपी ही रखे जाते हैं। हाल ही में रिया चक्रवर्ती को इसी जेल में ड्रग्स के केस में करीब 1 महीना गुजारना पड़ा था। खैर, जेल में रहने के दौरान ही रमन राघव की कुछ आरोपियों से दोस्ती हो गई और जमानत पर बाहर आने के बाद उसने इन दोस्तों के साथ मिलकर एक गैंग बना लिया। गैंग के लोगों ने उस दौरान मुंबई में सिर्फ चोरियां या डकैतियां ही नहीं की, बल्कि उन्होंने मुंबई के ईस्टर्न इलाके में कई मर्डर भी किए। पर राघव ने गिरफ्तारी के बाद कभी भी इन कत्लों में अपना जुर्म कबूल नहीं किया, इसलिए कुछ महीनों की गिरफ्तारी के बाद वो जेल से लगातार बाहर आता रहा। बाद में उसे मुंबई से तड़ीपार कर दिया गया। मुंबई से भगाए जाने के बाद वो पुणे और उसके आसपास के इलाके वडगांव, दीहू और तलेगांव में रहा। उसी दौरान एक दिन उसने तलेगांव में एक चाय वाले को कड़क चाय का ऑर्डर दिया, पर चाय वाले ने चाय में दूध कम पानी ज्यादा मिला दिया, जिसके बाद राघव नाराज हो गया और उसने चाय वाले का मर्डर करने का फैसला किया। चाय वाले की दुकान बंद करते ही चाय वाला अपने घर जाने लगा। मौका पाते ही सुनसान रास्ते में राघव ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उस चाय वाले ने खुद को बचाते हुए राघव के हाथ पकड़ लिए और तेज तेज मदद के लिए चिल्लाने लगा। जिसके बाद आसपास के लोग वहां आ गए और उन्होंने राघव को पकड़ के पुलिस को सौंप दिया और उसे 1.5 साल की सजा हो गई। इस सजा को पूरा करने के बाद वो वडगांव जेल से बाहर आया और बाद में वो बोरीवली शिफ्ट हो गया। यहाँ आकर वो पहले की तरह फिर चोरियां और लूटपाट करने लगा। उसी दौरान एक दिन वो दहिसर गया और अचानक से उनकी नजर हार्डवेयर की एक दुकान के पास पड़ी एक लोहे की रॉड पे गई। उसने फौरन ये रॉड उठाई और फिर इसे जोगेश्वरी में एक लोहार के पास ले जाकर इसका आकार हुक जैसा करवा लिया। फिर देर रात करीब 3 बजे इस रॉड को लेकर वो मलाड की तरफ निकल पड़ा। यहाँ उसकी नजर एक झोपड़ी में चारपाई पे सो रहे टीचर पे पड़े। राघव ने इस हुक से उस पे हमला बोल दिया और उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, लेकिन लोगों को सुबह तक इस कत्ल की खबर तक नहीं लगी। बाद में जब परिवार वालों को इस वारदात का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस को इस हमले की सूचना दी। जब पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे तो वो देखकर दंग रह गए। मरने वाले व्यक्ति का पूरा चेहरा बिगाड़ दिया गया था। साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसे किसी बहुत ही मजबूत लोहे जैसी चीज से मारा है। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। शुरुआत में तो इसे एक आम मर्डर केस की तरह ही समझा गया। सबको लगा कि किसी आपसी रंजिश के कारण किसी ने हत्या की है। ऊपर से मरने वाला भी गरीब था, किसी ने केस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पुलिस का असली ध्यान तो केस की ओर तब खिंचा जब एक के बाद एक कई और लाशें उसी इलाके के पास मिले। सभी हत्याओं में एक चीज गौर करने वाले थे, मारने का तरीका। जब लाशों की संख्या बढ़ने लगी तब जाके सबकी समझ में आया कि शहर में कोई सीरियल किलर आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि हत्यारे को कोई नहीं जानता था। किसी को खबर नहीं थी कि आखिर वो कौन है और क्यों वो लोगों को मार रहा है। वो जो भी था, उसके इस काम ने मुंबई की कई सड़कों को लहूलुहान कर दिया था। लोग सदमे में थे, पुलिस बौखलाई हुई थी और कातिल वो तो बेफिक्री से घूम रहा था। जिसके बाद दिन पर दिन पुलिस के ऊपर से इस किलर को पकड़ने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था, जिसके लिए उसकी खोज में पूरी पुलिस फोर्स लग गई। लेकिन वक्त बीतता जा रहा था और मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। पुलिस फोर्स पे भी इल्जामों की बौछार हो गई। पुलिस को मुंबई जैसे बड़े शहर में एक गुमनाम आदमी को ढूंढना था जो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था।
मुंबई पुलिस ने भी ठान लिया कि किसी भी हालत में इस कातिल को वो पकड़ के ही दम लेगी। पूरी की पूरी मुंबई पुलिस पूरे शहर में इस एक आदमी को ढूंढने के लिए फैल चुके थे। पुलिस वालों की नजर मुंबई के कोने कोने पे थी, लेकिन फिर भी कत्ल होते रहे। एक खून की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होते थे कि दूसरे की खबर आ जाते थे। पुलिस ने तो अपने खबरी तक बिछा दिए थे, लेकिन उनसे भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस वालों की सारी कोशिशें जाया हो रही थी, सबका मनोबल टूट रहा था। जिसके बाद लोगों ने रमन राघव को एक जादुई शैतान बता दिया, जो कत्ल करने के बाद किसी भी जानवर का रूप लेकर भाग जाया करता था। असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन पुलिस की नाकामयाबी के कारण लोगों को इस पर विश्वास हो गया। वहीं रमन ने बहुत लोगों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कुछ लोग जिंदा बच गए थे। जिंदा बचे हुए उन लोगों में से एक ने यह कबूल किया कि उसने कातिल को देखा है। इस बात ने पुलिस में एक उम्मीद जगा दी, जिसके बाद उस गवाह से बारीकी से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान गवाह ने बताया कि रमन किसी बाबा की तरह दिखता है, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। उस बात के आधार पे ही हर जगह रमन राघव के पोस्टर्स लगा दिए गए। हर तरफ रमन की तलाश होने लगे। एक दिन पुलिस को अचानक से एक फोन आया। फोन पर एक महिला ने कहा कि उसने मुंबई में स्थित मलाड के पास खूनी को देखा है। उस औरत ने बताया कि उसने खाकी रंग का निक्कर और नीले रंग की कमीज पहने हुए थे। खूनी के हाथ में एक छाता भी था। पुलिस ने इस बात को अपने दिमाग में बांध लिया और फिर पूरी पुलिस फोर्स निकल पड़ी रमन की खोज में। रमन का हुलिया जानने के थोड़े दिन बाद ही एक पुलिस ऑफिसर को एक आदमी देखा, जो हूबहू उस औरत के दिए बयान के मुताबिक दिख रहा था। उसने भी खाकी निक्कर और नीली कमीज पहने हुए थे। उसके हाथ में भी एक छाता था। वो अफसर समझ गया कि यही है जिसे पूरी मुंबई पुलिस इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। अफसर सीधा गया और रमन को उसने पीछे से धर दबोचा और अपने साथ जेल ले गया। लेकिन जेल के अंदर पुलिस की मार खाने के बाद भी राघव कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि वो सब बताएगा, लेकिन पहले उसे चिकन करी खिलाई जाए। पहले तो ये बात सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्होंने उसके लिए चिकन करी मंगवाई और उसको खाने को दी। चिकन खाते ही रमन पे न जाने क्या जादू हुआ कि वो तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि उस पर पहले भी चोरी और लूट के इल्जाम लग चुके हैं। अपने हर कत्ल के बारे में उसने बड़े आराम से बताया कि उसने कैसे किसी को मारा और किस चीज से मारा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चला कि रमन के कत्ल करने के पीछे कोई वजह नहीं थी। उसने सारे कत्ल बिना सोचे समझे किए। वो अपने साथ पुलिस वालों को पूरे शहर में ले गया और हर कोने से अपने हथियार उन्हें निकाल कर दिया। बाद में रमन का केस अदालत तक पहुंचा और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस बीच उसकी दिमागी जांच भी की गई, जिसमें यह सामने आया कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है। आखिर में रमन को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जहां उसकी किडनी फेल होने के कारण मौत हो गई। और इसी के साथ खत्म हो गया रमन राघव का खौफ। रमन राघव के नाम से आज बेशक कई लोग परिचित ना हो, लेकिन बीते वक्त में मुंबई का हर शख्स उसके बारे में जानता था। दोस्तों, यूं तो आज उस कातिल को सब भूल चुके हैं, लेकिन अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव 2.0 ने एक बार फिर लोगों को उस खौफनाक मंजर की याद दिला दे, जब रमन राघव लोगों पर कहर बन के टूटता था। दोस्तों, क्या आपने देखी ये फिल्म? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।